देखो, हम लोगों की जो पुरानी क्लासेस हुई उसमें जितने भी आप लोगों के लॉ थे आपके सिलेबस में, हमने उनके बारे में बातचीत कर ली थी। ठीक है। अभी आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, दैट इज डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। ठीक है, जिसको मैंने शॉर्ट फॉर्म में DAT लिखा है, बट यहाँ पे जो ये वर्ड है डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, ये हम लोगों का आज का टॉपिक ऑफ डिस्कशन रहेगा। बराबर। अब ये डाल्टन एटॉमिक थ्योरी क्या है? ठीक है, इस पे हम लोग थोड़ा सा विचार विमर्श करते हैं कि इसने दी है, इसकी क्या इम्पोर्टेंस है, वगैरह वगैरह। ठीक है। तो देखो, जैसे कोई भी एक लॉ, ठीक है, कोई ना कोई साइंटिस्ट देता है उसको, फिर कहीं ना कोई दूसरा साइंटिस्ट या कोई ना कोई दूसरा व्यक्ति उसको चैलेंज करता है कि देखिए आपने जो कहा है मुझे इसमें ये गड़बड़ी लग रही है। तो सामने वाला पर्सन पूछता है कि यार तुझे मेरे लॉ में या मेरे स्टेटमेंट में कुछ गलत दिख रहा है, तो एक बात मुझको बताओ कि तुम्हें क्यों गलत लग रहा है। मतलब अगर मैं तुमसे कहूँगी कि तुम्हारा अटेम्प्ट किया हुआ प्रॉब्लम गलत है, तो तुम मुझसे पूछोगे नहीं कि मैडम क्यों गलत है, राइट? तो वैसे ही ये जो आप लोगों का डाल्टन एटॉमिक थ्योरी है, ये डाल्टन एटॉमिक थ्योरी है ना, हम लोगों के ब्रिटिश केमिस्ट के द्वारा दी गई थी। बराबर, ब्रिटिश ओरिजिन के थे ये, ब्रिटिश केमिस्ट थे जॉन डाल्टन। ठीक है, इन्होंने दुनिया को बताया कि डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के बारे में। बराबर। उस ज़माने में जब जॉन डाल्टन ने डाल्टन एटॉमिक थ्योरी दी थी, तब ये डाल्टन एटॉमिक थ्योरी भैया बहुत चली, मतलब बहुत चली। लोगों ने इसका भरपूर प्रशंसा की कि अरे वाह इतनी अच्छी थ्योरी आई है मार्केट में, यस ये वो। बट बाद में जैसे जैसे केमिस्ट्री की फील्ड में, ठीक है, जैसे जैसे केमिस्ट्री की फील्ड में डेवलपमेंट होता गया, लोगों ने ये आपकी जो ये जॉन डाल्टन एटॉमिक थ्योरी है इसको चैलेंज करना शुरू कर दिया कि आपकी थ्योरी में ये गलत है, आप इसको गलत कह रहे हो, नहीं ये ऐसा नहीं हो सकता, नहीं ये वैसा नहीं हो सकता, अलोंग विथ प्रॉपर प्रूफ्स। तो वो जो प्रॉपर प्रूफ्स क्या है, ये आप लोगों का जो नेक्स्ट चैप्टर है उसमें है आप लोगों को ये सारी बातचीत। बट अभी इस चैप्टर में हम लोगों को ये पढ़ना है कि डाल्टन ने आके अपनी थ्योरी में ऐसा क्या कहा था, ठीक है, जो कि उस वक्त लोगों ने मान लिया कि हाँ ये ठीक है, बट आफ्टर फ्यू ईयर्स, आफ्टर फ्यू स्पैन टाइम ये बात पता चली, ठीक है, कि अरे यार इसकी थ्योरी में भी गड़बड़ी है। तो अब हम लोग की पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे कि जॉन ने डाल्टन एटॉमिक थ्योरी जो प्रपोज की उसके की पॉइंट्स क्या थे, वो क्या कहना चाह रहे थे इस थ्योरी के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो पॉइंट नंबर 1 जो इस थ्योरी के अकॉर्डिंग जा रहा था वो ये जा रहा था कि डाल्टन का ये कहना था कि आपके पूरे ब्रह्मांड में, एंटायर यूनिवर्स में हर चीज़ मैटर है। ठीक है, आप भी एक मैटर हो, मैं भी एक मैटर हूँ, हर चीज़ एक मैटर है ना, हवा भी एक प्रकार का मैटर ही है। तो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी ये कहती थी कि जो जितने भी मैटर है एंटायर यूनिवर्स में, ऑल मैटर, ठीक है, जितने भी मैटर है आप लोगों के एंटायर यूनिवर्स में, ऑल मैटर आर मेड अप ऑफ, सारे के सारे मैटर्स बने हुए रहते हैं, मेड अप होते हैं, किससे बने हुए होते हैं, आप लोगों के वेरी टाइनी पार्टिकल से, बहुत छोटे 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 टाइनी पार्टिकल से मिलकर बने हुए होते हैं ये आपके मैटर। और इन छोटे छोटे टाइनी पार्टिकल्स को हम लोग नाम देते हैं एटम्स। ठीक है, इन छोटे छोटे टाइनी पार्टिकल्स को हम लोग नाम क्या दे देते हैं, एटम्स, है ना। बराबर। जैसे बायोलॉजी में आपने सेल चैप्टर पढ़ा था, आपने क्या पढ़ा था कि आपकी पूरी की पूरी जो बॉडी होती है, उस बॉडी की जो फंडामेंटल यूनिट होती है जिससे आपकी पूरी की पूरी बॉडी बनी हुई है, वो फंडामेंटल यूनिट क्या होता है, आपका सेल। बराबर। तो यही अभी आपके डाल्टन जी कह रहे हैं कि जो आपका पूरा का पूरे ब्रह्मांड में जितना भी मैटर है, चाहे वो सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस हो, लिविंग हो, नॉन लिविंग हो, नेचुरल हो, सिंथेटिक हो, हर मैटर हमारे ब्रह्मांड में छोटे छोटे टाइनी टाइनी पार्टिकल से मिलकर बना हुआ होता है। और डाल्टन जी के अनुसार ये छोटे छोटे और ये टाइनी टाइनी पार्टिकल्स, इन्हें कहा जाता है एटम। और ये एटम बेसिकली
आपकी फंडामेंटल यूनिट होती है मैटर की, ठीक है, फंडामेंटल यूनिट होती है मैटर की। जिस तरीके से आप लोगों की बॉडी में, ठीक है, जिस तरीके से आप लोगों की बॉडी में क्या होता है, सेल आपका एक फंडामेंटल यूनिट है, वैसे ही दुनिया में कोई भी मैटर आपके पास हो, हर मैटर की फंडामेंटल यूनिट होती है एटम, ठीक है। जब आप बहुत सारे एटम्स को जोड़ते जाओगे जोड़ते जाओगे जोड़ते जाओगे, चिपकते जाएंगे बहुत सारे एटम्स, तब जाके एक मैटर बनेगा जिसको नेकेड आई से देखा जा सकता है, जिसको टच किया जा सकता है, जिसे फील किया जा सकता है। अब जैसे मान लेते हैं एक दीवार है ना, आप दीवार बनाते हो, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम लोग बातचीत करें तो अगर मान लेते हैं आपने एक दीवार बनाई है, तो उस दीवार को जब आप बनाते हो तो वो दीवार में बहुत सारे ब्रिक्स इन्वॉल्व होते हैं, है ना। उस दीवार को जब आप बनाते हो तो बहुत सारे ब्रिक्स इन्वॉल्व होते हैं। जब हम बहुत सारे ब्रिक्स को जोड़ते हैं तो बहुत सारे ब्रिक्स को जोड़ने के बाद आप लोगों की वो एक दीवार बनती है, बराबर। वैसे ये भी एक क्वेश्चन है कि मैडम ब्रिक भी तो किसी ना किसी चीज़ से बनता होगा, एग्जैक्टली। तो ये जो आप लोगों की वॉल है, अगर कोई तुमसे ये पूछेगा इस वॉल का फंडामेंटल यूनिट क्या है, तो तुम क्या जवाब दोगे कि मैडम ये जो वॉल है ये बार 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 ब्रिक को रिपीट करने से बन रही है, इसीलिए ये ब्रिक इस पर्टिकुलर वॉल की क्या है, फंडामेंटल यूनिट है, ठीक है। ये क्या है, ये ब्रिक इस पर्टिकुलर वॉल की क्या है, फंडामेंटल यूनिट है। फिर अगर कोई तुमसे ये पूछेगा कि मैडम ब्रिक भी तो किसी ना किसी चीज़ से बना होगा, तो मैं कहूँगी बिल्कुल। तो एक्चुअल में ब्रिक जिस चीज़ से बना हुआ होगा उसको हम लोग कहेंगे एटम्स, और एटम्स उस पर्टिकुलर ब्रिक की क्या होगी, फंडामेंटल यूनिट होगी। तो इनडायरेक्टली आप ये कर सकते हो कि दुनिया की हर एक चीज़ एटम से मिलकर बनी हुई होती है। सो एटम इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ ईच एंड एवरीथिंग, है ना। लेकिन हाँ, एटम सेम नहीं हो सकते, राइट। जैसे अगर मैं गोल्ड की रिंग पहन रही हूँ, तो जो मेरी गोल्ड है वो गोल्ड की रिंग मेरी कैसी बनी है, बहुत सारे गोल्ड के एटम्स को मिलाकर बनी है, राइट। मान लेते हैं मेरे पास अभी एक डायमंड है उस रिंग में, तो वो डायमंड कैसे बना है, बहुत सारे कार्बन के एटम। अच्छा, आप कई लोगों का डाउट होगा कि मैडम कार्बन के एटम कहाँ से आया, तो खैर उसके लिए मैं छोटा सा एक पॉइंट आपको बता दूं कि डायमंड कुछ और नहीं बल्कि कार्बन यूनिट्स का ही एक तरीके का कॉम्बिनेशन है। तो जो डायमंड है उस रिंग में, वो डायमंड कैसे बना है, वो बहुत सारे कार्बन के एटम्स को ज्वाइन करके बना है। तो क्या गोल्ड की रिंग, उसके एटम्स और क्या डायमंड के एटम्स, आपको क्या ये सेम दिखते हैं, आपको लगता है कि ये सेम है? नो, ये दोनों अलग है। मान लेते हैं मेरे पास एक लोहे का हथौड़ा है, तो जो लोहा है वो लोहे के हथौड़े के जो एटम्स हैं, क्या वो एटम्स गोल्ड के एटम्स के जैसे सेम है? हाँ, शेप वगैरह सेम हो सकता है, बट एक्चुअली में एटम्स जो रहते हैं ना, एटम्स के अंदर की दुनिया वो उनकी अलग है। आप अलग 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 टाइप के कंपाउंड्स लाओगे, उन अलग 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 टाइप के एलिमेंट्स के एटम्स अलग होंगे। ये माना, ये ट्रू है कि एटम एक फंडामेंटल यूनिट होती है, बट इसका ये मतलब नहीं है कि आप जो भी ला रहे हो वो सारी चीज़ों के एटम सेम होंगे, ऐसा नहीं होता। सबके एटम्स अलग अलग हो सकते हैं या होते ही हैं। अगर मैं डाल्टन जी की बात करूं तो उन्होंने एटम का कंसेप्ट दुनिया के सामने प्रपोज किया, और उन्होंने पॉइंट नंबर 2 में ये कहा कि देखो एटम जो है ना, इतनी 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 छोटी चीज़ है। उन्होंने ऐसा कहा, मैं नहीं कह रही हूँ, ये डाल्टन जी ने कहा, मैंने नहीं कहा। उन्होंने ये कहा कि ये जो एटम है जिसको मैं डिफाइन कर रहा हूँ कि जो एक फंडामेंटल यूनिट है, यहाँ तक नहीं, उन्होंने यहाँ तक बोल दिया कि ये जो एटम है ये इतना 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 छोटा है कि इसको वो कह रहे हैं कि ये बेसिकली एक इनडिविजिबल पार्टिकल है। इनडिविजिबल पार्टिकल का मतलब ये इतना छोटा है कि इसका फर्दर डिवीजन नहीं किया जा सकता, कैन नॉट बी फर्दर डिवाइडेड, ठीक है। मतलब वो ये कहना चाह रहे हैं कि इसके अंदर अब और इससे छोटा और कुछ भी नहीं है। मतलब उनके अकॉर्डिंग एटम जो है स्मॉलेस्ट चीज़ है, उनके अकॉर्डिंग एटम जो है
वो स्मॉलेस्ट चीज़ है और वो इनडिविजिबल है, आप उसको और छोटा 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 नहीं कर सकते, बराबर। ऐसा वो कह रहे हैं, ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ, ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ, ऐसा वो कह रहे हैं, ठीक है। ऐसा वो कहते हैं कि एटम्स आर द स्मॉलेस्ट इनडिविजिबल पार्टिकल, ऐसा उन्होंने कहा कि ये एटम जो होता है वो आप लोगों का स्मॉलेस्ट इनडिविजिबल पार्टिकल है। ये कहना कि एटम फंडामेंटल यूनिट है ये करेक्ट है, बट उनका ये कहना कि एटम स्मॉलेस्ट इनडिविजिबल पार्टिकल है, इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट का आगे जाके फ्यूचर में जाकर इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट पे अलग अलग साइंटिस्ट लोगों ने ऑब्जेक्शंस रेज किए। क्यों रेज किए? देखो, ऑब्वियस है कि आगे फ्यूचर में डेवलपमेंट हुई होगी और अच्छी डेवलपमेंट हुई होगी, बेटर डेवलपमेंट हुई होगी और अच्छी टेक्नोलॉजी आई होगी, चीज़ों का रिसर्च करने का लोगों का नज़रिया बदला होगा, जो कि आप चैप्टर नंबर 4 में केमिस्ट्री के पढ़ोगे। तो जब लोगों ने रिसर्च की, जब लोगों ने देखा, तब उनको ये पता चला कि एटम अंदर से खाली नहीं है। अकॉर्डिंग टू डाल्टन एटम तो अंदर से खाली है, क्योंकि वो तो स्मॉलेस्ट है, उसको तो आप फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। बट जब आगे रिसर्च हुई तो आगे रिसर्च ने इस तरीके की कुछ चीज़ें प्रूव की कि एटम के अंदर भी एक दुनिया होती है जिसमें प्रोटॉन होता है, इलेक्ट्रॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है, उसमें न्यूक्लियस होता है। मतलब एटम को फंडामेंटल कहना सही है, मतलब कोई भी चीज़ ऐसी नहीं हो सकती कि सिर्फ प्रोटॉन 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 से बनी, जैसे तुम्हारी बॉडी ऐसा नहीं हो सकता कि सिर्फ माइटोकॉन्ड्रिया 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 से बनी है। ऐसा नहीं हो सकता कि तुम्हारी बॉडी में सिर्फ वैक्यूल 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 है। तुम्हारी बॉडी का जो सेल होता है, उस सेल के अंदर जितने भी सेल ऑर्गेनल्स हैं उन सबका होना जरूरी है, क्योंकि सबका अपना अपना कोई ना कोई फंक्शन है। बट उन सारे सेल ऑर्गेनल्स को कलेक्टिवली सेल कहा जाता है कि अच्छा ये सारे सेल ऑर्गेनल्स मिलकर सेल क्रिएट करते हैं, और उस सेल के बिना हमारा जीवन संभव नहीं है। उस सेल के बिना जीवन संभव नहीं है, मतलब उनमें से सेल ऑर्गेनल के बिना हमारा जीना संभव नहीं है। वैसे ही एटम को फंडामेंटल पार्टिकल कहना ये सही है, एकदम करेक्ट है, क्योंकि एटम के बिना चीज़ें कंबाइन नहीं होंगी तो नई चीज़ें कंपाउंड फॉर्म नहीं होगा। बट ये कहना कि ये स्मॉलेस्ट है, इनडिविजिबल है, ये गलत है, क्योंकि फ्यूचर में ये पता चला, ठीक है, फ्यूचर में जब रिसर्च हुई तो फ्यूचर में ये पता चला कि एटम इन सारी चीज़ों से कंपोज होता है। ये बेसिकली एटम का कंपोजिशन है, एटम इन सारी चीज़ों से क्या होता है, कंपोज हुआ रहता है। तो ऐसा कहना कि एटम आप लोगों का फर्दर डिवाइड नहीं हो सकता, ये गलत है, क्योंकि एटम को फर्दर डिवाइड किया जा सकता है, एटम फर्दर डिवाइड होता है, एटम के अंदर भी दुनिया होती है। तो देखो, अब तुम ये बोलोगे कि मैडम जब ये स्टेटमेंट आगे जाके गलत प्रूफ हो गया तो आप अभी क्यों पढ़ा रहे हो? देखो, हमें कोई भी चीज़ ना उसके रूट से पढ़नी होती है, ताकि हमको ये पता चले कि डेवलपमेंट किस ऑर्डर में हुई। अगर आपको ये पता ही नहीं होगा डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, तो आपको लगेगा कि डायरेक्टली इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन आके धमक गए, उससे पहले तो भैया कुछ बातचीत ही नहीं थी, है ना। तो ऐसा नहीं है, उसके पहले भी लोगों की सोच थी। बल्कि मैं तुम्हें एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट बताती हूँ, ये जो चीज़ हमारे ब्रिटिश केमिस्ट ने कही, जॉन डाल्टन ने, यही सेम चीज़ हमारे इंडिया के भी एक महर्षि कन्नड़ करके एक व्यक्ति थे, उन्होंने भी यही सेम चीज़ कही थी कि आपका जो पूरा ब्रह्मांड है ये परमाणु से बना हुआ रहता है। परमाणु मतलब वही आपके एटम्स, मतलब हमारे इंडियन ओरिजिन में भी ये चीज़ें क्या की गई हैं, बताई गई हैं, ठीक है। ये हमारे इंडियन ओरिजिन में भी ये चीज़ बताई गई है। खैर, तो दो स्टेटमेंट हमें डाल्टन की पता चल गई। पहली स्टेटमेंट हमें ये पता चल गई कि एटम एक फंडामेंटल यूनिट होता है किसी भी मैटर का, एटम इंडिविजिबल और स्मॉलेस्ट पार्टिकल है अकॉर्डिंग टू डाल्टन, ठीक है। अकॉर्डिंग टू डाल्टन ये क्या है, इंडिविजिबल और स्मॉलेस्ट पार्टिकल का है। तीसरी चीज़ जो मैंने बताई कि अगर आपके पास एक गोल्ड है तो गोल्ड के एटम अलग होंगे, जैसे तुम्हारी शक्ल और मेरी शक्ल अलग है, तुम्हारी आँख मेरी आँख अलग है, तुम्हारे कान मेरे कान अलग हैं, तुम्हारी आवाज़ मेरी आवाज़ अलग है। वैसे ही एटम्स जो होते हैं अलग अलग एलिमेंट्स के, 118 एलिमेंट्स के जो अलग अलग एटम्स होते हैं,
है ना, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, अगर आप डिफरेंट एलिमेंट के क्या लेकर आओगे, एटम्स लेकर आओगे, और आप ये बोलोगे कि वो एटम सेम होंगे, तो ऐसा नहीं होता। ठीक है, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट आर डिफरेंट, वो अलग रहते हैं। कैसे अलग रहते हैं? उनका कलर अलग होगा। वैसे तो एटम को आप नेकेड आई से देख नहीं सकते, बट स्टिल मैं बात ग्रुप ऑफ एटम्स की बात करूँ, जैसे गोल्ड का देखो कलर अलग होता है, सिल्वर का कलर अलग होता है ना, प्लैटिनम का कलर अलग होता है, डायमंड की कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी चमकने वाली अलग होती है, कोयले की अलग होती है। तो आप अलग अलग एलिमेंट्स के, अगर आप अलग अलग एलिमेंट्स के एटम लाओगे तो वो एटम डिफरेंट होंगे। किस तरीके से डिफरेंट होंगे? उन एटम्स का मास अलग होगा। ठीक है, इनके उन एटम्स के जो मास होंगे वो डिफरेंट होंगे। हमने इस चैप्टर में पढ़ा ना, हर एक एलिमेंट का एटॉमिक मास अलग अलग होता है। हाइड्रोजन का 1 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है। तो अगर आप अलग एलिमेंट ला रहे हो तो उसका मास अलग होगा। ठीक है, उसकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी अलग होंगी। ठीक है, यानी कि हर एटम, एलिमेंट के हर एटम सेम नहीं होते, ये डाल्टन ने कहा था। ठीक है, ये बात तो भाई डाल्टन की एकदम सही थी कि सबके मासेस अलग होंगे। अगर आप अलग एलिमेंट ले रहे हो, अगर आप अलग एलिमेंट चूज कर रहे हो तो उनका डेफिनेटली अलग आएगा, है ना, अलग आएगा। ये बात तो एकदम डाल्टन की सही थी। अच्छा, अब चौथा स्टेटमेंट डाल्टन ने क्या कहा, ये तो बहुत ही सिंपल है कि जब एटम्स कंबाइन होते हैं, ठीक है, एटम्स क्या होते हैं? कंबाइन होते हैं टू फॉर्म कंपाउंड। ठीक है, एटम्स क्या होते हैं? कंबाइन होते हैं टू फॉर्म कंपाउंड। जैसे कि अगर आपको पानी बनाना है, बराबर, अगर आपको पानी बनाना है, वाटर अगर आपको बनाना है, तो आपको वाटर बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? हाइड्रोजन के एटम्स लाने पड़ेंगे, है ना, बराबर। आपको क्या करना है? अगर पानी बनाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको हाइड्रोजन के 2 एटम्स लाने पड़ेंगे, ऑक्सीजन का 1 एटम लाना पड़ेगा, उनको सूटेबल कंडीशन देना पड़ेगा, उस सूटेबल कंडीशन में वो कंबाइन करेंगे, है ना, बराबर। ये होता है, तभी कंपाउंड जाकर बनता है, बराबर। अगर आप कुछ अलग कर दो, जैसे कि H2 के साथ में O को ना रखकर मैं O2 कर देती हूँ, तो क्या हो जाएगा? आपने कितने H लाए? आपने 2 H लाए। आपने O कितना लाया? आपने 2 O लाया। तो ऐसा करने से क्या हो गया? आप लोगों का जो आंसर है, क्या पानी अभी भी बना? नहीं, पानी अभी नहीं बना, क्योंकि हम ये ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि पानी का जो कंपोजिशन है कि 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन, वो फिक्स रहता है ना, वो आप लोगों का क्या है? फिक्स रहता है। तो अगर आप उस कंपोजिशन को चेंज कर दोगे तो आपको पानी नहीं मिलेगा, फिर कुछ हो सकता है, कुछ ना भी मिले, या हो सकता है कुछ नया मिले, जैसे H2O2, इसे कहा जाता है हाइड्रोजन परऑक्साइड, आपको कुछ नया मिला। तो यही डाल्टन कहता है कि जब आप कोई कंपाउंड बनाना चाहते हो तो कंपाउंड बनाने के लिए एटम्स कंबाइन होते हैं, बट इन सिंपल होल नंबर रेशो, बट इन सिंपल होल नंबर रेशो। इसका मतलब क्या है कि जब आप एटम्स को कंबाइन करोगे तो ऐसा आपको कभी देखने को नहीं मिलेगा कि एक एटम आपको ये बोल रहा है कि कार्बन ले आते हैं 3.33 और ऑक्सीजन ले आते हैं 2.9 और कंबाइन करके बना लेते हैं समथिंग C3.3 O2.9, ऐसा कुछ ये आपको नहीं मिलेगा। दिस इज कंप्लीटली बकवास। ये डाल्टन एटॉमिक थ्योरी कहती है कि अगर चीज़ें कंबाइन हो रही हैं, कंबाइन होकर कुछ के कंपाउंड वगैरह अगर बना रही हैं, तो उनका जो कॉम्बिनेशन होगा, उनका वो कॉम्बिनेशन इस प्रकार से होगा कि हमेशा एक सिंपल होल नंबर रेशो ही क्रिएट होगा। ऐसा आपको कभी देखने को नहीं मिलेगा कि 1.11 वाले एटम है, 1.33 वाली चीज़ें हैं, है ना। ये डाल्टन एटॉमिक थ्योरी कही। बाद में ये बात अलग है कि बेचारी डाल्टन एटॉमिक थ्योरी फ्यूचर में जाकर बेचारी मर गई। क्यों मर गई मैडम डाल्टन एटॉमिक थ्योरी फ्यूचर में जाकर? क्योंकि फ्यूचर में जाकर ये चीज़ पता चली कि फर्दर डिवीजन होता है। तो जो डाल्टन का ये कहने का मतलब था
ये जो डाल्टन कहना चाह रहा था कि एटम्स कैनॉट बी फर्दर डिवाइडेड, दिस इज फॉल्स, है ना। फ्यूचर में मतलब डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के ड्रॉबैक्स भी हैं। ड्रॉबैक्स का मतलब उसकी कमियां, उसके लिमिटेशंस, है ना। सब कुछ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी कह रही है और सही सही कह रही है, ऐसा नहीं हो रहा है। कुछ चीज़ें डाल्टन एटॉमिक थ्योरी गलत कह रही थी, जैसे कि डाल्टन एटॉमिक थ्योरी का क्या कहना था कि आप उसको फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, ये गलत था उसका कहना। क्यों? क्योंकि फ्यूचर में ये पता चला कि एटम्स कैन बी फर्दर डिवाइडेड, ठीक है। आप उनको क्या कर सकते हो, फर्दर सब डिवाइड कर सकते हो। इसीलिए डाल्टन एटॉमिक थ्योरी का ये कहना कि चीज़ों को आगे आप और तोड़ नहीं सकते, तो ये चीज़ क्या होगी, गलत है। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी ने क्या कहा था, पढ़ो। अब भी मैंने बताया कि अगर आप अलग एलिमेंट ला रहे हो तो उनके मास अलग ही होंगे। जैसे गोल्ड का मास अलग होगा, सिल्वर का मास अलग होगा, कॉपर का मास अलग होगा, राइट। बट फ्यूचर में ये जाके पता चला, फ्यूचर में जाके ये पता चला कि फॉर सम एलिमेंट्स, कुछ ऐसे डिफरेंट एलिमेंट्स आपको देखने को मिलते हैं जो कि आप नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। फॉर सम डिफरेंट एलिमेंट्स आप लोगों के एटॉमिक मास सेम है। सोचो, मतलब अगर तुम ये कह रहे हो कि मैडम कैल्शियम का एटॉमिक मास 40 है, तो हो सकता है क्रिप्टन का भी एटॉमिक मास 40 हो जाए। कैल्शियम अलग है, क्रिप्टन अलग है, कैल्शियम सॉलिड है, क्रिप्टन गैस है। सोचो, बट फिर भी एटॉमिक मास सेम आ गया कुछ एलिमेंट्स के लिए। तो इस पॉइंट पे भी डाल्टन एटॉमिक थ्योरी फेल हो गई, क्योंकि डाल्टन एटॉमिक थ्योरी क्या कहती थी, अगर एलिमेंट अलग है, अगर एक एलिमेंट डिफरेंट है, तो उसका एटॉमिक मास भी डिफरेंट होगा। बट आप आगे फ्यूचर में पढ़ेंगे कि ऐसे एलिमेंट्स या ऐसे ग्रुप्स या ऐसे कॉम्बिनेशन पाए जाते हैं जब एलिमेंट अलग दिखता तो है या एलिमेंट अलग होता तो है, बट उनके मास बोलो कैसे आ जाते हैं, सेम आ जाते हैं। और इवन डाल्टन एटॉमिक थ्योरी ये भी कहती थी, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी ये भी कहती थी कि अगर आपके पास सेम एलिमेंट है, ठीक है, मान लेते हैं खुशी के पास भी गोल्ड है, मेरे पास भी गोल्ड है ना। खुशी कह रही है मैडम मेरे गोल्ड का एटॉमिक मास x है, मैं कह रही हूँ मेरे का एटॉमिक मास x है। तो डाल्टन ये कहता था कि अगर आपका एलिमेंट सेम है देन एटॉमिक मास भी सेम होगा, देन एटॉमिक मास विल ऑल्सो बी सेम, ठीक है, विल ऑल्सो बी सेम, वो भी क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। उस जमाने में डाल्टन जी ये कहते थे। बट ये भी चीज ट्रू नहीं है, मैं बता दूं, आप इनके एग्जाम्पल्स चैप्टर नंबर 4 में पढ़ेंगे। आपको कुछ ऐसे एलिमेंट्स फ्यूचर में जाके मिले, फॉर सम सेम एलिमेंट्स, कुछ आपको ऐसे सेम एलिमेंट्स मिले जिनके एटॉमिक मास क्या है, डिफरेंट आ गए। डाल्टन क्या कह रहा था कि एटॉमिक मास क्या आने चाहिए, सेम आने चाहिए अगर एलिमेंट सेम है तो। बट फ्यूचर में जाके हमने ये देखा कि यार कुछ एलिमेंट्स आप लोगों के क्या हैं, आपके सेम हैं, मैं भी कार्बन तू भी कार्बन, बट तुम्हारा मास 12 होगा मेरा मास 14 होगा, तुम भी हाइड्रोजन मैं भी हाइड्रोजन, बट तुम्हारा मास 1 होगा मेरा मास 2 होगा, ऐसा भी देखने को मिला। तो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी का जो ये कहना कि मैटर स्मॉल स्मॉल पार्टिकल से बना होता है जिन्हें हम एटम्स कहेंगे, और एटम ही आप लोगों के फंडामेंटल पार्टिकल होते हैं, ये कहना सही है। बट ये कहना कि एटम्स को आप फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, ये स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, ये कहना गलत है। क्योंकि फ्यूचर में जाके एटम फर्दर सब डिवाइड हुआ, उसके अंदर प्रोटॉन है, उसके अंदर न्यूट्रॉन है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन है, ये सारी चीज़ों की डिस्कवरी आगे जाके हुई है, जो कि आपको चैप्टर नंबर 4 में पढ़ना है। इवन 11th क्लास में भी आप पढ़ते हैं, एटॉमिक स्ट्रक्चर नामक एक चैप्टर होता है केमिस्ट्री में, कि किस तरीके से इलेक्ट्रॉन बना, किस तरीके से प्रोटॉन बना, किस तरीके से न्यूट्रॉन बना, कैसे उनकी डिस्कवरी हुई। डाल्टन का ये कहना कि अगर आपके पास सेम एलिमेंट है तो उनके मास सेम होंगे, ये गलत है, उनके एटम्स के मास सेम होंगे, गलत है। फ्यूचर में हमने देखा कि तुम भी हाइड्रोजन मैं भी हाइड्रोजन, बट तुम्हारा मास अलग आ रहा है मेरा मास अलग आ रहा है ना। तो देयर आर वेरी फ्यू ड्रॉबैक्स ऑफ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, सो देयरफॉर फ्यूचर में डाल्टन एटॉमिक थ्योरी को डिस्कार्ड किया गया,
ठीक है, बट शुरुआत डाल्टन एटॉमिक थ्योरी से हुई थी, देयरफॉर हम लोग इस चीज को क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, है ना, इसीलिए इस चीज को हम लोग क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। अदरवाइज डाल्टन एटॉमिक थ्योरी आगे जाके क्या हो गई है, क्लोज हो चुकी है। फ्यूचर में नई नई डिस्कवरीज हुई, नई नई थ्योरीज आई, और ऐसा नहीं होता है कि जो नई थ्योरीज आई वो 100% सही थी, उन थ्योरीज में भी कुछ ना कुछ गड़बड़ थी। जैसे मैंने आपको बताया ना, कुछ लोगों ने डाल्टन को चैलेंज किया कि नहीं डाल्टन, तुम्हारे अकॉर्डिंग तो चीजें डिवाइड नहीं हो रही हैं, बट देखो 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 ये तो डिवाइड हो रही हैं। तो जिन लोगों ने डाल्टन को चैलेंज किया और अपनी थ्योरी दी, उन लोगों को भी आगे जाके किसी ने चैलेंज किया है। बताओ क्या बोलूँ अब मैं तुमको। तो यानी कि ऑब्वियस है, ऐसा कभी नहीं होता है, ठीक है, ऐसा कभी नहीं होता है कि आप लोगों का की थ्योरी 100% सही हो, उसमें कुछ ना कुछ कमियां निकल के आती हैं। उन्हीं कमियों के थ्रू धीरे धीरे चीज़ें क्या होती हैं, आप लोगों की बताओ डेवलपमेंट में जाती हैं। तो ये हम लोगों का पहला स्टेप था केमिस्ट्री की दुनिया में, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी पढ़कर अब हम लोगों का ये चैप्टर यहाँ पे होता है कंप्लीट। ठीक है, अब कई लोगों को लग रहा होगा कि मैडम ये तो चैप्टर की स्टार्टिंग है, आप बोल रहे हो कि चैप्टर हो गया है कंप्लीट। तो मैंने चैप्टर को उस सीक्वेंस में नहीं पढ़ाया है जिस सीक्वेंस में एनसीईआरटी में थी। मैंने चैप्टर को अपने अकॉर्डिंग पढ़ाया है, ताकि जब मैं तुम्हें डाल्टन एटॉमिक थ्योरी पढ़ा नहीं रहा हूँ तब तुम्हें एटॉमिक मास क्या होता है ये पता हो, तुम्हें ये पता हो कि नाइट्रोजन का मास 14 होता, नहीं तो तुम्हारा क्वेश्चन अराइज होगा यार एटॉमिक मास क्या होता है। तो मैंने चीज़ों का ऑर्डर अपने अकॉर्डिंग सेट किया है। ठीक है, तो मेरे ऑर्डर में डाल्टन एटॉमिक थ्योरी सबसे आखिरी में थी, जो कि हम लोगों ने यहाँ पर इसको फिनिश कर लिया है। अब इसके बाद चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट होगा, जहाँ पे लोग इस डाल्टन एटॉमिक थ्योरी को अपोज करेंगे, जहाँ पे एटम के अंदर की दुनिया डिस्कवर हुई, इलेक्ट्रॉन डिस्कवर हुए, प्रोटॉन डिस्कवर हुए, न्यूट्रॉन डिस्कवर हुए, तो हम उन टॉपिक्स के ऊपर भी बातचीत करेंगे।